तुम एडजस्ट करो, चुप रहो, थोड़ा सा दब जाओ तो चीज़ें ईज़ी रहेंगी लाइफ में, वो मेरे घर में नहीं सिखाया गया। मगर कॉर्पोरेट में सर्वाइव करने के लिए स्किल और डिग्री इनफ नहीं है। पहली बात तो आप फीमेल हो, तो आपको एक लड़के से सेम लेवल पे फाइट करना आसान नहीं है, क्योंकि या तो बोलेंगे अरे ये तो बहुत छोटी है, अरे ये तो लड़की है, अरे ये तो किसी की फेवरेट होगी। एक दिन सुबह उठ के गई, रेजिग्नेशन डाला और वापस आ गई एंड पूरा खानदान शॉक्ड, पड़ोसी शॉक्ड, फ्रेंड्स शॉक्ड, ऑफिस वाले शॉक्ड। क्या हो गया? ये क्या हो गया इसको, है ना? क्योंकि मैं बहुत डार्क स्किन थी, दिखने में अच्छी नहीं थी, तो हमेशा से बचपन से ना मेरी मदर को सब बोलते थे इसको ना खूब पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि नहीं तो शादी करने में बड़ी दिक्कत होगी। टैलेंट तो बहुत छोटा सा इंग्रेडिएंट है आपकी सक्सेस का। टैलेंटेड लोग बहुत भरे पड़े हैं जो घर में कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना तकलीफ मुझे हुई कि एक यंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वर्किंग लड़की जिसके मम्मी पापा उसको इतना प्यार करते हैं, जिसका छोटा भाई उससे लुकअप, मतलब ही लुक्स अप टू हर, और उसको लगा कि एक लड़का मुझे प्यार नहीं करता तो मुझे मर जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके होस्ट मौसमी। आप देख रहे थे सिरोज टीवी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है मिताली जायसवाल मैम, जो लाइव सूत्रा की फाउंडर है और एक अमेजिंग स्पीकर है। चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनकी जिंदगी की कुछ दिलचस्प कहानी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच मौसमी, सो नाइस टू बी हियर। कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। द ऑरा ऑफ शिरोज टीवी, माय गॉड, अमेजिंग। आई थिंक इट इज ऑल्सो योर प्रेजेंस दैट मेक्स इज ब्यूटीफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। तो मैम सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे आपके बचपन से रिलेटेड क्वेश्चन से। तो आपका बचपन कैसा रहा और आपका घर का माहौल कैसा था? और बचपन में ऐसा कौन-सा सीख मिली आपको कि जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया? बहुत ही मिडिल क्लास जिसे मैं कहूँगी, एकदम सिंपल, ऑर्डिनरी, स्टेबल लाइफ जिसे कहूँ, जहाँ पर कोई कमी भी नहीं थी, बहुत बहुत ज़्यादा भी नहीं था पैसा, बहुत ज़्यादा कमी भी नहीं थी। दिवाली में एक साल में एक बार कपड़े लेने वाली सिंपल सी इंडियन फैमिली। लेकिन एक फ़र्क जो मैंने फ़ील किया है, जब मैं बड़ी हुई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे उस ज़माने में लड़कियों को जो बचपन से सिखाया जाता था कि तुम एडजस्ट करो, चुप रहो, थोड़ा सा दब जाओ तो चीज़ें ईज़ी रहेंगी लाइफ में, वो मेरे घर में नहीं सिखाया गया। मुझे एक इंसिडेंट बहुत अच्छे से याद है। मैं छोटी-सी थी और गली में हम लोग रात को बच्चे खेलते हैं ना, जैसे छुपन-छुपाई वगैरह, तो हम लोग खेलते थे और हर गली में गुंडा होता है, तो हमारी गली में गुंडी थी और वो सभी बच्चों को बुली करती थी। मुझे और मेरे भाई को बहुत मारती थी। और एक बार रात को ऐसे ही हम खेलते-खेलते, रात को उसने हमें बहुत बुली किया, बहुत मारा, परेशान किया, हमारे टॉयज़ भी छीन लिए और मैं रोते हुए अपने भाई को वापस लेकर घर आई और मेरे फादर ने दरवाज़ा खोला एंड हम ज़ोर-ज़ोर से बैंग कर रहे थे, पापा दरवाज़ा खोलो, वो परेशान कर रही है, परेशान कर रही है। और पापा ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा हम रो रहे हैं, हम दोनों रो रहे हैं और हम चाह रहे थे, जैसे नॉर्मली बच्चा एक्सपेक्ट करता है ना कि पापा हग करेंगे। मेरे पापा ने बोला हमारे घर में बच्चा रोते हुए नहीं आएगा, जाओ लड़ के आओ, जाओ मार के आओ और जीत के आओ, तभी दरवाज़ा खुलेगा। और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब आप सोचो 2 बच्चे रो रहे हैं और दरवाज़ा मुँह पे बंद हो गया। और अब तो पापा अंदर लेंगे ही नहीं जब तक नहीं आप जीत के नहीं आओगे। तो मेरे और मेरे भाई ने, हमने पूरी प्लानिंग करी कि हमें भाई मारना है उसको। और आप बिलीव नहीं करोगे, हम गए और हमने मारा और हम भाग के वापस आए और पापा ने दरवाजा खोला और तब हमें हग किया कि वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। और उसके बाद उस लड़की ने कभी हमें जिंदगी में बुली नहीं किया। तो ये जो लेसन था ना कि अगर आप सही चीज के लिए खड़े रहो, लड़ो, तो ये बुलिंग आप बंद कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरी परवरिश में थोड़ा सा डिफरेंस रहा है। मुझे दबना और झुकना नहीं सिखाया गया, मुझे लड़ना और जीतना सिखाया गया। आई थिंक वो मेरी परवरिश और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सीख थी। एक सिंपल फैमिली होने के बावजूद, कम पैसा होने के बावजूद भी रिस्पेक्ट और डिग्निटी लड़कियों को और लड़कों को बराबर सिखाई गई। आई थिंक वो मेरी एक बहुत बेहतरीन स्टोरी है और मैं उस अपने फादर को बहुत बड़ा फेमिनिस्ट मानती हूँ। उस ज़माने में जिसने अपनी लड़की को ये सिखाया कि लड़ के आओ, जीत के आओ, रो के मत आओ मेरे पास। नो, 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 आई थिंक दैट इज़ ब्यूटीफुल फॉर मी। कहीं न कहीं फैमिली से ही हम लेसन मिलते हैं जो
तो फैमिली से मिलती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे पेरेंट्स आपको साथ दिया बचपन से ही। और आपने 16 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया, तो ये जो नौकरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? और इन सालों में आपने सबसे बड़ा क्या सीख मिला आपको? क्या सीखा आपने? तो 16 इयर्स कॉर्पोरेट की शुरुआत हुई थी बॉम्बे से। फर्स्ट जॉब वाज इन बॉम्बे एंड उसके बाद आई हैव ट्रैवल्ड एंड लिव्ड 23 कंट्रीज में काम किया है, अलग अलग सिटीज़ में काम किया है, अलग अलग स्टेट्स में काम किया है। फादर की भी ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो मुझे बहुत मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट मिला है ना। लेकिन आप सच बात तो ये है कि आपने कितने भी कल्चर देखे हों, मगर कॉर्पोरेट कल्चर अलग ही चीज़ है, वो अलग ही चिड़िया है, ठीक है। और वहाँ पर जीतने के लिए एक अलग ही स्किल चाहिए होती है। तो जो आपकी कॉलेज की डिग्री है, वो आपको एक एंट्री लेवल तो दिलवा देती है। जैसे मुझे फर्स्ट जॉब अपनी डिग्री के बलबूते पे मिल गया था। मगर कॉर्पोरेट में सर्वाइव करने के लिए स्किल और डिग्री इनफ नहीं है। पहली बात तो आप फीमेल हो, तो आपको एक लड़के से सेम लेवल पे फाइट करना आसान नहीं है। क्योंकि या तो बोलेंगे अरे ये तो बहुत छोटी है, अरे ये तो लड़की है, अरे ये तो किसी की फेवरेट होगी, अरे इसको तो बॉस का स्पेशल केस मिलता हो। और अगर लड़की में टैलेंट हो तो जेलसी वाले भी लोग बहुत हैं, ठीक है। तो पीछे से वो स्मोकिंग ब्रेक पे जाना और फिर पॉलिटिक्स करना, आपको नीचे खींचने की कोशिश करना, फिर आपको ये बताना कि आप तो छोटे शहर से हो, आप तो छोटे कॉलेजेस से हो। अच्छा, ये भी होता था कि आप जो अच्छे बड़े कॉलेजेस से, नामी कॉलेजेस से हैं, वो वैसे मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, पर वो भी छोटा कॉलेज था उनके आगे, राइट। तो वो नीचा दिखाने की कोशिश करना ये बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन इन सब में मैंने जो सीखा है, अगर आपको कॉर्पोरेट में ये सब में सर्वाइव करना है, एज अ फीमेल सर्वाइव करना है, एज अ आप यंग हो और आप बड़े बड़े लोगों से टक्कर भी ले रहे हो, आपका एक्सपीरियंस भी कम है, मगर आप हार्ड वर्किंग हो, और अगर आपने अपने काम डर के नहीं छोड़ना कभी भी, जो पापा ने सिखाया था, तो अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आज नहीं तो कल वो सब आपके सामने झुकेंगे। क्योंकि दुनिया कॉर्पोरेट का एक ही रूल है, जो ऊपर जा रहा है उसको सब सलाम करते हैं, है ना, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। तो अगर आप टिके रहे और घबराए नहीं, और हार्ड वर्क ऐसी ऐसी अमेजिंग चीज है, आपके पास टैलेंट हो या ना हो, स्किल हो या ना हो, आप हार्ड वर्क से सब कुछ कर सकते हो, सीख सकते हो और अपने आप को ढाल सकते हो जिस माहौल में हो। इन रशिया भी रशियन, तो अगर आप किसी ईगोइस्टिक इंसान के साथ डील कर रहे हो या डिफिकल्ट बॉस के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो आप सीख लोगे वो स्किल, पीपल स्किल आप सीख लोगे। और जब सीख लोगे तो कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो। मैं सब पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि बच्चों को ना एक चीज जरूर सिखाना, वो है इन्वायरमेंटल मास्टरी। कि जिस भी इन्वायरमेंट में आप हो, आप पानी की तरह उसमें ढल जाओ। अगर आप जबरदस्ती पंगे लेने की कोशिश करोगे, आप सोचोगे कि मैं लड़की हूं तो मुझे स्पेशल प्रिविलेज मिले, क्यों मिले भाई? अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो तो आप बराबर हो। तो फिर आप जितनी मेहनत लड़के कर रहे हैं उतनी ही, उससे मैं इनफैक्ट कहूंगी उनसे ज्यादा कर लो, ठीक है। क्योंकि जो हार्ड वर्क और ज्यादा मेहनत करता है उसको पूरा उसका रिवॉर्ड मिलता है, कभी भी वेस्ट नहीं होती आपकी हार्ड वर्क। तो अगर आप अपने आप को उस तरह से रखो कि मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ के हिसाब से ढल जाऊं, तो आप कहीं भी सरवाइव कर सकते हो। इन्वायरमेंटल मास्टरी इज वन ऑफ दो स्किल्स जो हर बच्चे में, लड़का हो या लड़की, जरूर होनी चाहिए। सो दैट इज माई कॉर्पोरेट से जो मैंने सीखा, वो दिस वाज द लेसन। और एक चीज़ हम सब जानते हैं कि महिलाओं को कहीं न कहीं आज भी कॉर्पोरेट्स में टॉप पोज़ीशन के लिए जाने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसके बाद भी बोला जाता है ये तो लकी रही या किसी के ज़रिए यहाँ तक पहुँची होंगी। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। जो जजमेंट है आपको भी फेस करना पड़ा क्या? बिल्कुल, और मैं बताऊँ इतना फेस करना पड़ा है मतलब मौसमी, कि आई कांट एक्सप्लेन कि कितने टाइम मेरे हाथ से प्रमोशन गया है। ये इस वजह से कि ये तो रात को लेट तक रुक नहीं पाएगी बिकॉज़ शी इज़ अ मदर। ये तो भागेगी, ये तो 6 बजे चली जाएगी, पर 6 बजे तक मैं वो काम कर रही हूँ जो आप 3 दिन तक नहीं कर पा रहे हो, राइट? कोई कैपेबिलिटी में कोई भी कमी ना होने के बावजूद भी आपको प्रमोशन नहीं मिलता। मैं गुड़गाँव में जॉब करती थी और मुझे 2 ढाई घंटा रोज़ आना-जाना पड़ता था। वर्क फ्रॉम होम मिला हाँ, हुआ था बहुत दूर है मुझे, ग्रेटर नोएडा। बहुत दूर है। और मैं मदर भी हूँ, ठीक है? उसके बावजूद भी आई वाज़ वर्किंग फ्रॉम होम फॉर 18-20 आवर्स इन अ डे समटाइम्स। Still they wanted me to come to office just to show my face. I requested them कि छोटा बच्चा है, ट्रैवलिंग टाइम 6 घंटा है, आना जाना 6 घंटा, but they did not agree and I lost my promotion. And that's when I decided that मुझे ऐसा लगता है खुद का बिजनेस,
जब आप इतने केपेबल हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, और मैं हमेशा से यही मानती हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं सब लड़कियों को यही बोलती हूँ कि आप भी कुछ भी कर सकते हो, देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल इफ यू पुट योर माइंड टू इट। तो फिर मुझे लगता है कि क्यों मैं इनकी वजह से अपने स्किल को दबाऊं या इनके हिसाब से चलूं, व्हाई शुड आई, बिकॉज आई एम अ मदर ऑल्सो ना, मैं वो भी नहीं भूल सकती कि मैं, मेरे लिए एक जिम्मेदारी वो भी है। तो मैं लड़कों की दुनिया में लड़कों की तरह क्यों जीऊं? आई विल लिव लाइक अ वुमन, आई विल स्टिल डू मेकअप एंड ड्रेस वेल, एंड आई विल स्टिल टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट ऑल्सो। तो फिर मैंने, दैट्स व्हेन आई लेफ्ट कॉर्पोरेट। फिर दैट भी वाज द 16 साल जर्नी। बहुत लंबा होता बहुत है। लंबा पीरियड होता है, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैंने उसमें बहुत जंग जीती, बहुत प्रूव कर लिया, और एक पॉइंट ऐसा आ गया था, मुझे ऐसा लगा मैंने जी ली है जिंदगी, प्रूव आई हैव करने की लिव्ड इट। ज़रूरत नहीं है और हाँ, अब मुझे जितने भी बेंचमार्क या अचीवमेंट करने थे, अवार्ड्स जीतने थे, दुनिया को प्रूव करना था, फैमिली, वो सब कर दिया मैंने। जितना पैसा मुझे कमाना था, एक पॉइंट पे आपको लगता है ना कि अब जैसे आपने जितनी भी ड्रीम्स देखी होती है जॉब से रिलेटेड, मुझे लगता है मैंने वो सारी कर ली। उसके बाद कुछ बचा नहीं था इंटरेस्टिंग करने के लिए, है ना, और एक ही लाइफ है, तो सब कुछ जो सब दिल कुछ में ट्राई करना है वो चाहिए। सब करना चाहिए। बिल्कुल, तो आपने इतना लंबा टाइम कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया, फिर आपको कब महसूस हुआ कि अब मुझे कुछ अलग करना चाहिए? और वो कौन-सा पल था जब आपने ये सोचा था? तो एक मतलब ऐसा कोई ड्रास्टिक नहीं हुआ था, हुँ। नॉर्मल लाइफ जी रही थी, जैसे मैंने बताया ना कि सब कुछ था, एवरीथिंग वाज देयर, ऑल द लग्जरीज ऑफ अ जॉब, गुड पोजीशन, गुड मनी, गुड कंपनी। आई थिंक माय फेवरेट, आई वाज वर्किंग इन माय फेवरेट कंपनी दैट टाइम, और फुल पावर भी था, बट समहाउ अंदर से ऐसा लग रहा था कि दिस इज नॉट इट, समथिंग इज मिसिंग। और जब यूनिवर्स को आपसे कुछ करवाना होता है ना, तो आपकी कंफर्टेबल लाइफ को भी वो अनकंफर्टेबल बना देता है ना। आपको समझ भी नहीं आता कि व्हाट इज रॉन्ग विथ मी। एक साल तो मुझे यही ढूंढने में लग गया कि व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, कहीं मुझ में ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सब कुछ होने के बावजूद भी मैं इतनी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ अपने जॉब में। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब मैं ही चेंज हुई हूँ। मेरा जॉब अच्छा चल रहा है, घर पे सब अच्छा चल रहा है, एंड देन आई रियलाइज्ड कि आई नीड अ ब्रेक, एंड आई लेफ्ट माई जॉब जस्ट लाइक दैट। एक दिन सुबह उठ के गई, रेजिग्नेशन डाला और वापस आ गई, एंड पूरा खानदान शॉक्ड, पड़ोसी शॉक्ड, फ्रेंड्स शॉक्ड, ऑफिस वाले कि शॉक्ड, क्या हो गया? ये क्या हो गया इसको, है ना। तो उसके बाद फिर मुझे लगता है एक टफ टाइम जो मेरा शुरू हुआ, विच वॉज टू सर्च व्हाट आई वांट टू डू। मुझे ये पता था कि मैं खाली नहीं बैठ सकती इतना टैलेंट लेके, मुझे कुछ तो करना है, मगर क्या करना है वो भी नहीं पता था। तो वो एक जर्नी स्टार्ट हुई, इंटरनल जर्नी जिसे कहते हैं, कि आप एक चीज़ को पकड़ लो, उसको करो, फिर देखो कि कहाँ ये आपको ले जाती है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो वो मुझे याद है जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि मुझे लाइफ कोचिंग और काउंसलिंग में जाना है, वो डे इतना रिलीफ का था। लोगों को लगता है कि आपका स्ट्रगल सिर्फ बाहर होता है तो स्ट्रगल दिखता है, लेकिन स्ट्रगल इंटरनल भी होता है, जीत अंदर होती है, हार भी अंदर ही होती है। तो वो जो अपने आप से लड़ना, भिड़ना, झगड़ना, और फिर वो एक चीज ढूंढना जिसके लिए आप बने हो, आई थिंक वो जो मेरा प्रोसेस था वो लाइफ का सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस था। और आई थिंक वो जब मिला, वो मेरे लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट पल था। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा, दिस इज इट, यही करना है मुझे, this is my purpose, this is what I want to do, and then I gave everything to it. I gave my life to the mission that I'm working on, the business that I'm working on. इसमें कहीं भी ऐसा नहीं होता कि मैं ये नौकरी की तरह कर रही हूँ। 24 घंटे, there is no Sunday for me, I work 24/7, और पूरा टाइम मैं खुश हूँ। मतलब जब आपको कर्म का फल नहीं चाहिए पर आप कर्म में ही खुश हो, वो वाला स्टेज मेरा है। वो कोई प्रेशर नहीं है ना, कोई आप अपने मर्ज़ी प्रेशर से कर नहीं रहे है, हो ना। प्लस कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हाँ। अगर इसमें कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि मैं करके ही खुश हूँ। हुँ, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हूँ, मैं कर्म में ही खुश हूँ। हुँ, सो आई एम हैप्पी दैट आई एम फॉलोइंग माई पर्पज, एंड आई थिंक यूनिवर्स ने भी बहुत उसके नवाजा, हुँ। जो हमने मेहनत करी उसको नवाजा, बेनिफिट किया। आई हैव सीन अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, बिल्कुल, सो थैंकफुली। बिल्कुल हम अंदर से जो करना चाहते हैं और जिसके लिए हम हमारे जन्म होते हैं, तो वो तो होके ही रहते हैं, चाहे लेट ही सही। करेक्ट, बिल्कुल सही। मुझे लगता है अपने आप ही वो टाइम हम नहीं डिसाइड करते, वो हाँ, टाइम कब आएगा, यूनिवर्स डिसाइड करती है कि पहले से ही सब आपको कुछ डिसाइड है। इतना अनकंफर्टेबल कर देगी कि हाँ, आपको लगता है कि आपके पास चॉइस है, कि आप चूज कर रहे हो ये हुँ, करना, मगर यूनिवर्स आपको उस पोजीशन में इतना अनकंफर्टेबल बना देगी कि आप झक मार के वो चॉइस लोगे जो यूनिवर्स चाहती है। हुँ।
और आसानी से नहीं देगी। नहीं होता है। इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। वही, आसानी से जो मिल गया फिर वो ना तो कोई ना ना मायने नहीं ना रखता है ना ना। ना। और मुझे ऐसा लगता है जो लोग टफ होते हैं ना, हाँ, उनकी जर्नी भी टफ होती है। बिल्कुल। आपको, मैं सबको ये कहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना, वो यूनिवर्स ने सिर्फ आपके लिए बनाया है। क्यों? क्योंकि आप उस लायक हो कि आपको ये तकलीफ दे पाए। बिल्कुल, हर वीक इंसान को नहीं दे सकता नहीं इतनी दे सकते, तकलीफें। एक स्ट्रॉन्ग इंसान को ही बहुत ज्यादा तकलीफें दी जाती है, क्योंकि वो ही झेल झेल सकता है। सकते हैं। हर किसी को उस लेवल, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको तकलीफें मिलती है। हुँ, द पेन इन योर लाइफ इज बेस्ड ऑन योर टैलेंट और कैपेबिलिटी। हुँ। तो आप जितने टैलेंटेड हो उतना डिफिकल्ट रहेगा लाइफ। जी, बिल्कुल सही बात। और आपने 2018 में मिस दिल्ली एनसीआर का जो जी खिताब जीता जी था, जी। तो ये जीत आपके लिए कितना ख़ास रहा? और हम्म, इस जीत के बाद आपको आपके खुद में जो बदलाव महसूस किया था, हम्म। वो क्या था? मैं बताऊं, मौसमी पर्सनल बात बताती हूँ। जी, वो जो मैं क्राउन जीती, वो क्राउन में इंटरनली एंट्री करते ही जीत गई थी। जी। जो जैसे ही मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया ना, मैं तभी जीत गई थी। हुँ, क्योंकि वो मेरा इनर ट्रांसफॉर्मेशन का जीत था। मतलब अंदर से जो मुझे लगता था जिंदगी भर, क्योंकि मैं बहुत डार्क स्किन थी, हुँ, दिखने में अच्छी नहीं थी, तो हमेशा से बचपन से ना मेरी मदर को सब बोलते थे, इसको ना खूब पढ़ाओ लिखाओ, हुँ, क्योंकि नहीं तो शादी करने में बड़ी दिक्कत हाँ, होगी, है ना, क्योंकि सुंदर तो है नहीं। हमारे इस साइड सारी सुंदर सुंदर लड़कियां थी, और हुँ। रिश्ते आ जाएंगे, उनको तो 12th से ही रिश्ते आ रहे थे। और मेरे घर में ऐसा कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया था कि इसको रिश्ते नहीं आएंगे, तो इसको सोच ना में थोड़ा, मतलब लोगों के हाँ, सोच इतना। नेगेटिव हमेशा मुझे ऐसा ही लगता रहा कि मैं बहुत खराब हुँ, दिखती हुँ, हूँ, और मतलब मुझे मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। और वो एक बचपन में जब डाल दिया जाता है ना, तो वो लंबे टाइम तक डीप चलता है। सीटेड रहता है। चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल बन जाए, मेरी हुँ, शादी भी हो चुकी थी तब तक, हुँ। आपकी शादी भी हो जाए, फिर भी वो एक अंदर ना ऐसा ही रहता है कि आई एम चाहे वो अगली। लोग बोलना हाँ, छोड़ भी दें चाहे तब लोग भी। बोलना छोड़ भी दे, चाहे आपको मुंह से कोई तारीफ भी कर दे, हुँ, मगर आपको अंदर से वो अंदर से गिल्ट नहीं रहता है। जाता। तो जब मैंने इस अंदर की सोच से लड़ाई करना शुरू की, मैंने बोला कि चलो अपने आप को प्रूव करना है कि मैं अच्छी दिखती हूँ। बिल्कुल। ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं फैशन सीख सकती हूँ, मैं हुँ, चाहूँ तो। ये कोई स्किल है ना, फैशन करना, मेकअप करना, ऐसा स्किल, इट स्किल है। कैन बी लर्नड, ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है। हुँ, तो मैं ये सीख सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। मैंने वो सब सीखा और पार्टिसिपेट किया, उसी दिन मैं जीत गई थी। बिल्कुल। उसी दिन क्राउन लग गया था। अपनी आप से जो लड़ाई होती है ना, सबसे डिफिकल्ट होती है, वो कीड़ा जब मैंने निकाल दिया कि मैं आई एम इनफ, हुँ, ये वाला, मैं हूँ ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल द वे आई एम, उस दिन ही मैं जीत गई थी क्राउन। और बाद में जब असली में क्राउन जीत गए, तो वो सोने पे हुँ, सुहागा था। मगर मेरी जीत तो पहले ही हो गई थी। सो मेरे लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन था। बहुत बड़ा एक बोझ जो मैं लेकर चल रही थी बचपन से, अपने लुक्स के ऊपर हुँ, डिपेंडेंसी का, कि मैं अच्छी नहीं दिखती तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में, वो फालतू था। वो जो डिपेंडेंसी अपने लुक्स के ऊपर थी, वो बहुत फालतू थी। मैं अपने पोटेंशियल को इस हिसाब से जज करती थी कि ये नहीं तो वो सही। मैं ये हुँ, कहती हूँ, वो भी था, जैसा भी था। अगर अपने आप को आप प्यार नहीं करते, तो कोई ही आपको क्या ही प्यार करेगा। हुँ। सो आई थिंक दैट फॉलिंग इन लव विद माई सेल्फ वॉज द बहुत लर्निंग। ज़रूरी है, बहुत खुद को जरूरी प्यार है, करना, हाँ, चाहे सच्ची। लोग कुछ भी बोल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है, जब आप अपने आप से हुँ, प्यार करते हो, तो आप सामने वाले को बताता है कि आपको कैसे ट्रीट करें। हुँ। इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, इफ यू डोंट तो नहीं रिस्पेक्ट बता योरसेल्फ, सकते। सामने वाला भी सोचता है इसको कैसे भी ट्रीट कर हुँ, लो। जैसे ही आपने अपने आप को रिस्पेक्ट दी, और आपने कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दिया कि भाई मैं क्यों इस तरह से ट्रीट हूँ, जब मैं स्पेशल हूँ। जब आप अपने आप को प्यार और रिस्पेक्ट करते हो, सामने वाले को झक मार के आपको प्यार और रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। दैट इज हाउ पावरफुल वी आर। मुझे भी लगता है कि जब हम सामने वाले इंसान इंसान तो कुछ भी बोलता है ना, जब खुद को प्यार करते हैं और खुद में कॉन्फिडेंस लगता है तभी हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे अदरवाइज़ लगता है कॉन्फिडेंस तो इतनी अमेजिंग चीज़ है। अगर आपको, मैं कहती हूँ, कोई चीज़ नहीं भी आती, अगर आप उसके लिए थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस, मैं कहती हूँ आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस भी हुँ, क्रिएट कर लो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कम से कम उस स्टेज पे तो जाओगे। हुँ, हो सकता है आप उस स्टेज पे जाके उस काम को करते समय थोड़े से खराब कर लो, हुँ, मगर आप पहला स्टेप तो लोगे ना। आप जो लोग बहुत टैलेंटेड लोगों को मैं जानती हूँ, जो ज़िंदगी भर लो कॉन्फिडेंस के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाए। और ऐसे बहुत सारे हार्ड वर्किंग नॉन टैलेंटेड लोगों को जानती हूँ, जो अपने कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क से कहीं भी पहुंच गए। मुझे ये लगता है कि टैलेंट तो बहुत छोटा सा इंग्रेडिएंट है आपकी सक्सेस का। टैलेंटेड लोग बहुत भरे पड़े हैं, जो घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं जो उनके फादर
जो बिजनेस चला रहे थे उसी को उन्होंने फॉलो कर लिया, या पापा ने बोला शादी कर लो, तो बहुत सारी लेडीज है जो शादी करके बैठी है। टैलेंट और सक्सेस का कोई लेना देना है ही नहीं, बहुत छोटा सा इंग्रेडिएंट है टैलेंट। आपकी हार्डवर्क और आपका कॉन्फिडेंस, दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट। सो आई थिंक वो अगर है तो वो क्रिएट भी किया जा सकता है। सबसे फैंटास्टिक बात तो ये है कि आप जब चाहो क्रिएट कर सकते हो उसको। सो अपने पास ही है, अपने अपने हाथ पास में ही है, है। अपने हाथ में है, बिल्कुल सही बिल्कुल। कहा। मिताली जी, आपने सुसाइड फ्री इंडिया शुरू करने का जो थॉट्स है ये आपके अंदर कैसे आया? और इस मिशन के पीछे आपके आपके सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा? सुसाइड फ्री इंडिया तो ऐसे मेरी लाइफ में आया जैसे आसमान से टपका, ऐसा हुआ है लिटरली। देयर वाज अ केस ऑफ अ गर्ल कमिटिंग सुसाइड, ये न्यूज़ चैनल पे कवर्ड था। और आई वॉज नॉट इवन लुकिंग टू स्टार्ट एन एनजीओ, या फिर मेरा ऐसा कोई क्योंकि मेरे को तो पर्पस मिल गया था, लाइफ कोचिंग एंड काउंसलिंग वही मैं कर रही थी और मैं बहुत खुश थी। और बहुत ही एक्सपर्ट हो गई थी अपनी फील्ड में, आई वॉज डूइंग रियली वेल, नाम भी अच्छा हो रहा था। और उसके बाद अचानक किसी ने एक न्यूज़ क्लिप भेजी एंड आई सॉ दिस गर्ल कमिटिंग सुसाइड ऑन कैमरा। एंड मुझे पता नहीं क्या हुआ अंदर से, जैसे वो, ऐसे तो बहुत वीडियोस लाइफ में मैंने देखे होंगे, मगर अंदर से ऐसा लगा जैसे कुछ हिल गया हो। और इतना तकलीफ मुझे हुई कि एक यंग स्मार्ट इंटेलिजेंट वर्किंग लड़की, जिसके मम्मी पापा उसको इतना प्यार करते हैं, जिसका छोटा भाई उससे लुक अप, मतलब ही लुक्स अप टू हर, और उसको लगा कि एक लड़का मुझे प्यार नहीं करता तो मुझे मर जाना चाहिए। व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल लाइफ। और मुझे ये भी पता था कि अगर इस लड़की के साथ मुझे सिर्फ 10 मिनट मिल जाते तो मैं इसकी जान बचा सकती थी। फिर मुझे ये गिल्ट हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ फिर अपनी लाइफ के साथ, अगर मैं इसकी लाइफ, ऐसे बच्चों की जान नहीं बचा रही हूँ, तो मुझ पे इट्स अ शेम ऑन मी एंड शेम ऑन ऑल द पीपल हु आर सिटिंग विद ऑल द टैलेंट of counseling and suicide prevention and not doing anything about it. Someone has to do something about it. ये difficult topic है, सुसाइड के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, सुसाइड वर्ड यूज नहीं करना चाहते। कितने सारे कॉलेजेस ने मेरा टॉक कैंसिल कर दिया बिकॉज उन्होंने बोला सुसाइड वर्ड यूज नहीं करना है, टैबू है। लेकिन सुसाइड तो हो रहा है, तो अगर मैं बात नहीं करूंगी तो कौन बात करेगा? किसी ना किसी को तो वो गंदी बात करनी पड़ेगी। हम इतनी सारी गालियां दे सकते हैं मगर सुसाइड वर्ड नहीं यूज कर सकते, जो रियल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि चुभती है। सोसाइटी को कड़वी बात चुभती है, मगर कोई ना कोई तो कड़वी बात करेगा। एंड मुझे ऐसा लगा अगर किसी में दम नहीं है ना तो मेरे में है। मेरे पापा ने मुझे बनाया दमदार, मैं लड़ूंगी, मैं रोऊंगी नहीं, मैं लड़ूंगी। और मैं खड़ी रही उन सुसाइड विक्टिम्स के साथ, चाहे वो रेप की वजह से सुसाइडल हो, चाहे वो अपनी पढ़ाई के प्रेशर में, चाहे नीट एस्पिरेंट्स हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे सेक्सुअल अब्यूज, चाहे एलजीबीटी कम्युनिटी, जो भी लोग सुसाइडल हैं, फिनेंशियल लॉसेस की वजह से सुसाइडल है, कुछ यंग लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल है, उन सबके साथ मैं खड़ी हूँ। वो मरना चाहते हैं, मैं नहीं मरने दे रही हूँ, मैं रोक रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ उनसे कि तुम नहीं मरोगे, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी। आई एम फाइटिंग विद देम एंड द सोसाइटी। टेडेक्स प्लेटफॉर्म पे जब मैं टॉक करने गई थी, उन्होंने बोला था ये वाला टॉपिक मत लो मैम। वो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे कि मैम टेडेक्स हैज सो मेनी रूल्स अबाउट अगेंस्ट द वर्ड सुसाइड, वो आपका अलग कैटेगरी में डाल देंगे टॉक। मैंने बोला अगर मैं टॉक दूंगी तो मैं इसी टॉपिक पे दूंगी, आई विल ओनली टॉक अबाउट क्योंकि आप दिस। जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हो करेक्ट, उसी को अगर लेके आप मैं ही बोलेंगे। पीछे हट गई जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग ऑन अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, अगर मैं ही अपनी बात से पीछे हट गई, देन इट्स नॉट वर्थ इट, सेटिस्फेक्शन इट इज नॉट मिलेगा वर्थ नहीं इट, कभी। राइट। मैं अपना मिशन कैसे छोड़ दूं जिसके लिए मैं लड़ रही हूँ, जो मेरे भरोसे है। और मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स चूज करता है आपको एक मिशन के लिए। बिल्कुल। जैसे आज आपको चूज किया है मेरे इंटरव्यू के लिए, मुझे ऐसा लगता है हर चीज कोई कोइंसिडेंस नहीं है, हर चीज का एक रीजन होता है, एक पर्पस होता है। और उस दिन वो न्यूज क्लिप मुझे किसी ने फॉरवर्ड की थी, ये भी कोइंसिडेंस नहीं था, उस क्लिप ने मेरी लाइफ बदल दी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मजाक नहीं है ना। एंड मुझे लगता है आज के बाद, उस दिन के बाद, मेरी पूरी जिंदगी इसी मिशन को कुर्बान है। और मरते दम तक यही रहेगा कि इंडिया को हम सुसाइड फ्री कंट्री बना सकें। जैसे पोलियो फ्री हम नेशन बन चुके हैं, वैसे सुसाइड फ्री भी बन सकता है, ये मेरा विश्वास है। हो सकता है मेरी लाइफ टाइम में वो ना हो, मगर मेरे बाद भी मिशन चलेगा और हम ये करते रहेंगे मरते दम तक। दैट इज द आइडिया। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सोशल वर्क कर रहे हैं, जी, जिनको खुशी होती है ऐसे बिल्कुल, काम बिल्कुल। करने से, जुड़े हाँ। रहने से। लोग लोग जो बाहर से देखते हैं ना, उसमें लगता है इसमें क्या मज़ा आता हुँ, होगा,
इसमें क्या सेटिस्फैक्शन है, उनको आइडिया भी नहीं है कि क्या सेटिस्फैक्शन है। जब आप किसी की लाइफ बचाते हो ना, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि जिसकी लाइफ आपने बचाई वो थैंक यू लिख रहा है, वो तो लिख ही रहा है, वो थैंक यू लिख रहा है, आपको गॉड मान रहा है, आपको भगवान मान रहा है, वो सब अलग चीज है, उससे नहीं मिलता सेटिस्फैक्शन। जब आप लाइफ बचाते हो ना, उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपको मैं बता भी रही थी एक स्टोरी। देयर वाज अ एसिड अटैक विक्टिम जिसकी मैंने 8 महीने तक काउंसलिंग की थी। शी वाज सुसाइडल। और 8 महीने बाद मैं लास्ट टाइम जब उससे मिलने गई थी, अब तो वो पेरेंट्स के साथ रहती है, शी टोल्ड मी दिस वन थिंग कि मैम आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ एग्जैक्टली जैसे मैं पहले रहती थी। ये 8 महीने का टाइम मैं सोचूंगी, एक्सीडेंट हुआ था, पैर फ्रैक्चर हुआ था, मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन मैं उस सामने वाले को ये सेटिस्फैक्शन नहीं दूंगी कि उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया या मेरी लाइफ बदल दी। और अगर मेरी लाइफ बदलेगी ना तो बेहतरीन होगी, बेहतर से, नीचे नहीं जाएगी। और वो एक सेंटेंस इतनी मुझे डीप सेटिस्फैक्शन दे गया कि आज इस लड़की को इतना पावरफुल मैं बना पाई। मेरे कुछ वर्ड्स ही तो है ना, कुछ शब्द ही तो हैं काउंसलिंग में जो हम यूज करते हैं, जिससे इसको इतनी ताकत मिल गई। अब ये पूरी दुनिया बदलेगी ये लड़की। और आई थिंक मेरे लिए वो डीप सेटिस्फैक्शन है, उसके उस खुशी का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। इट इज सो ब्यूटीफुल। एक इंसान की खुशी बहुत मायने रखता है। जी। और एक महिला होने के नाते अपने लाइफ में किस टाइप का जो स्ट्रगल आपने देखा है, जैसे कि करियर को लेके और सोसाइटी एक्सपेक्टेशन को लेके या सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो कोई भी एक एग्जाम्पल जो आपको आज भी याद है? ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, इनफैक्ट अभी भी होता रहता है ना, कि आप देखिए लड़कियों के साथ क्या है ना, अगर आप वर्किंग हो तो आपको गिल्ट फील करवाएंगे कि अरे आप घर में बच्चा छोड़ के जा रहे हो, घर को कौन मैनेज कर रहा है, घर उतना साफ नहीं है, आप सास ससुर की सेवा नहीं कर रहे, पति की सेवा नहीं कर रहे। अगर आप हाउसवाइफ है तो आपको गिल्ट फील करवाएंगे कि अरे आप वर्किंग नहीं हो, पति बेचारा अकेले काम कर रहा है, उस पर सारा बोझ है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने काम में बिजी रहते हो तो आप पे परिवार के वहां से गिल्ट आएगा। अगर काम को वो करते हो तो काम की तरफ से गिल्ट आएगा। तो सोसाइटी इस तरह से डिजाइन्ड है कि आपको हमेशा गिल्ट में रखेगी एज अ वुमेन। ये विमेन की पावर होगी कि आप गिल्ट फ्री जीवन कैसे जी सके। अगर मुझे विमेन को समझाना हो तो मैं एक ही चीज बोलूंगी उनको कि एक चीज जो अपने अंदर सुधारो, कि अपने लिए कुछ करो ना तो उसके लिए गिल्टी फील मत करो। एक लड़की चाय का प्याला लेके बैठ नहीं पा रही कि उसमें उसको गिल्टी फील होता है कि मी टाइम नहीं ले पा रही क्योंकि अरे मेरे पास तो इतना काम है, और बच्चा स्कूल से आया उसका जूता उतारना है, अरे कपड़े धोने हैं, अरे ऑफिस का काम है, गिल्ट फील हो रहा है उसको। पैम्परिंग करने में अपने आप को टाइम वेस्ट हो रहा है बिकॉज शी थिंक्स दैट शी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। और मुझे ऐसा लगता है यही सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी भर आपको गिल्ट ट्रिप पे रखा जाएगा। आप कुछ भी कर लो। एक देयर इज अ फीमेल फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज वर्किंग एट अ वेरी गुड कंपनी एट अ वेरी गुड पोजीशन। उसका घर हमेशा स्पिक एंड स्पैन रहता है, एकदम क्लीन, वेल मैनेज्ड। उसके दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। उसके हस्बैंड को भी वो फुल अटेंशन देती है, और सब्जी भी खुद लेकर आती है, खाना भी कुक कर लेती है, बच्चों को पढ़ाती भी है, और उसके बाद और सोसाइटी के फंक्शंस में पार्टिसिपेट भी करती है। उसके बाद भी उसको कोई ना कोई बोल जाता है, यू डोंट ड्रेस वेल, तुम्हारे कपड़े देखो बहुत आउटडेटेड है। इतना सब करने के बावजूद भी कोई सुना जाता है। एंड आई एम थिंकिंग कि शी इज अ सुपर वुमन। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं हर चीज में परफेक्ट हो जाऊं, कि मेरा घर एकदम चमकता रहे, बच्चे एकदम परफेक्ट निकल जाएं, काम भी परफेक्ट। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वी आर ह्यूमंस आफ्टर ऑल। और मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़की को भी जब ये लोग गिल्ट फील करवा सकते हैं तो सोसाइटी का काम ही आपको नीचा दिखाना है। आपको उससे उस स्टूपिड गिल्ट ट्रिप से खुद बचना है और ये बोलना है कि मैं इतना कर सकती हूँ, ये मेरी कैपेसिटी, ये मेरी पर्सनैलिटी है। कुछ लोग काम में अच्छे हैं, कुछ लोग घर में अच्छे हैं। एक मदर जो अपना जॉब छोड़ती है अपने बच्चे के लिए, वो भी बहुत बेहतरीन है। और एक फीमेल जो एक केयर टेकर के साथ अपने बच्चे को छोड़ के जॉब कर रही है, वो भी बहुत बेहतरीन है। दोनों अपनी अपनी जगह अपनी चॉइसेस ले रहे हैं और अच्छे से निभा रहे हैं। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम जज करें और उसको बताएं कि उसके लिए क्या सही है। बिल्कुल। और जो लोग बहुत अच्छा ड्रेसिंग करते हैं उसको लोग बोलते हैं देखो फैशन में इन्वॉल्व है, और जो बिल्कुल अच्छा ड्रेसिंग नहीं करते उसको बोलते हैं इसका तो देखो कितना गंदा ड्रेसिंग सेंस है। सो आई थिंक सोसाइटी नीड्स टू चेंज नहीं कर दैट। सकते, मतलब वी कैन नॉट सैटिस्फाई देम। अब अपने हिसाब से हम चल सकते हैं। लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। और वैसे भी एक इंसान परफेक्ट तो नहीं हो सकते। नहीं। सबके अंदर अलग अलग टैलेंट है।
आज भी कहीं न कहीं कुछ महिलाएँ ऐसे कहती हैं कि उनके पास नौकरी है और फैमिली है, उसके बाद भी उनको अकेलापन महसूस होता है। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये क्यों होती है और इसको कैसे हम समझ सकते हैं? फीमेल्स हैव बीन, जैसे कहते हैं ना, एक एक ऐसा तबका है जिसको बहुत सालों से दबा के रखा गया है। तो लड़कियों को ये टैलेंट सिखाया जाता था कि कैसे सामने वाला अगर आप पे चिल्ला रहा है तो उसको बर्दाश्त करना, कॉम्प्रोमाइज करना। जब आप किसी तबके को यही सिखाते हैं कि कैसे दबना, तो एक टाइम आ जाता है वेयर दिस इज इम्पॉसिबल, और वो तबका निकल के आता है, फट के आता है। जब फट के आता है तो फिर कभी कभी उसमें कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। जैसे बहुत सारी लड़कियां जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से निकल के बाहर आई हैं, उनको ऐसा लगने लगा था कि मनी इज़ एवरीथिंग। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नौकरी पे फ़ोकस और जॉब पे फ़ोकस कर लिया, और वो बहुत ज़रूरी था। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना फाइनेंशियली बहुत ज़रूरी है, आई थिंक फॉर ऑल फीमेल्स। बट आप अपनी फीमेल पर्सनैलिटी को नहीं उसमें खो सकते, ठीक है? आपको लड़का बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लड़कों को जॉब में ही डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है, दे आर हैप्पी विद दैट, और उसके बाद उसको फ्रेंड्स चाहिए, क्रिकेट चाहिए। लेकिन लड़कियों को क्या चाहिए? लड़कियों को चाहिए दूसरी लड़कियां। ये पुराने जमाने से चला आया है कि फीमेल्स कैन गेट द बेस्ट कंपनी फ्रॉम अदर फीमेल्स। ये एक्सपेक्टेशन अपने हस्बैंड, पार्टनर या किसी मेल काउंटर पार्ट से रखना ही गलत है। तो लोनलीनेस ऑफ अ वुमेन कैन ओनली बी रिमूव थ्रू अदर गर्ल्स। सो मैं सबको ये कहती हूँ कि फीमेल शुड हैव फीमेल फ्रेंड्स। ओके, जो पावर, जो स्ट्रेंथ आपको फीमेल फ्रेंडशिप से मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। Powerful women will always have powerful girls with them. Okay, you should make and find good female friendship and stick by it. लड़कियां जैसे ही शादी करती है अपनी सारी दोस्त भूल जाती है, दे विल नॉट कीप इन टच, और हमेशा फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी देंगी फ्रेंडशिप से ज्यादा, हमेशा। और अपने आप को तो जीरो प्रायोरिटी देती है, अपनी दोस्ती को भी जीरो प्रायोरिटी, हमेशा बच्चा, हस्बैंड, नौकरी, सास ससुर, फैमिली फर्स्ट, राइट? आई थिंक ये चेंज होना चाहिए। योर self respect as well as your personal hygiene, personal health, personal grooming, personal friendships should be given priority. I think वो अगर females करेंगे तो I think mental health, देखो अगर एक माँ का mental health सही नहीं होगा ना, और बहुत सारी लड़कियां postpartum depression से मदर्स जूझ रही हैं, अगर उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगा तो आपकी आगे वाली जनरेशन सारी एंजाइटी में होगी। अब बच्चों को देखो कितनी एंजाइटी है, they are getting aggressive day by day, दे आर बिकमिंग मोबाइल एडिक्टेड, दे आर इतने ज्यादा वो लोग गलत चीजें देख रहे हैं इंटरनेट पे, और प्लस एंजाइटी अलग लेवल पे। फोन छीन के देखिए एक बच्चे का, उसका बिहेवियर देखिए, फिर आप खाना वाना बंद हो सब जाता छोड़ रहे हैं, स्कूल जाना छोड़ रहे हैं। मेरे पास एक केस है है। जहाँ पर लड़की ने बिल्कुल स्कूल जाना छोड़ दिया है, एंड शी इज वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स अपनी मदर के अगेंस्ट भी। इसका रीजन यही है कि मदर जब मेंटली अनहेल्दी होगी तो वो बच्चों में आएगा ही, क्योंकि मदर इज कॉम्पनसेटिंग फॉर समथिंग। और वो बचपन की प्रोग्रामिंग है ना, दबना, झुकना, पिटना, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग है। इसको बदलने का टाइम आ गया है। एक मेल हु कैन नॉट रिस्पेक्ट अ वुमेन्स पोटेंशियल, वो सही मायने में डिवाइन मैस्कुलिन है ही नहीं। एक अच्छा जो एक्चुअली मैस्कुलिन आदमी होगा वो हमेशा फीमेल को उगने का मौका देगा, ग्रोथ का मौका देगा, सपोर्ट देगा। इनसिक्योर लोग ही फिर वो मतलब झुकाने की, दबाने की, इरिटेट करने की कोशिश करेंगे। सो आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज अ लॉट। बिल्कुल। फीमेल्स को तो बहुत सिखा लिया, अब थोड़ा लड़कों घर को भी से कहीं सिखा न ले। कहीं घर हाँ, से आती है ये, बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले तो परवरिश सबसे का। पहले। मुझे किसी ने बहुत ब्यूटीफुल बात करी कि एक जब लड़का होता है ना, एक लड़का क्या, कोई भी बच्चा अपने फादर से क्लोज नहीं होता। आप कितना भी उसके लिए पैसा कमा लो, कितने भी उसको टॉयज दिला लो, कितना भी प्यार कर लो, वो अपने फादर से क्लोज और रिस्पेक्ट और प्यार कर ही नहीं पाता। जेनेटिकली उसको सिर्फ मदर के साथ ही वो सेफ्टी, कंफर्ट वो फील होता है। लेकिन एक फादर से क्लोज होने का क्या तरीका है? एक फादर को अपने सन से क्लोज होने का तरीका, द वे यू ट्रीट द वाइफ। वो बेटा देखता है कि फादर मेरी मदर को कैसे ट्रीट कर रहा है, मम्मी से कैसे बात कर रहा है, कैसे वो मम्मी को रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि मम्मी से वो अटैचमेंट है बच्चे का ऑलरेडी। तो जिस तरह से आप उसकी मम्मी को ट्रीट करते हो वैसे वो आपको ट्रीट करता है।
इफ यू गिव लव, रिस्पेक्ट, केयर टू द वाइफ, टू द मदर ऑफ दैट चाइल्ड, तब जाके उसका कनेक्ट अपने फादर के साथ होता है कि ये सेफ है इंसान, मेरी मम्मी और मेरे लिए मम्मी को सेफ है. दैट्स व्हेन द इमोशनल कनेक्ट विद द फादर हैपेंस. अगर उसने बचपन से डोमेस्टिक वायलेंस देखा है, वो फादर से कभी क्लोज हो ही नहीं नहीं, पाएगा. उसके जिंदगी भर फादर के साथ खटपिट, झगड़े या फिर मनमुटाव, और एक टाइम पे एकदम ही साइलेंस, कहीं ना कहीं नफरत भी रहती है नफरत भी अंदर। रहेगी. और वो कभी भी आप देखो फादर और बेटे में क्लोजनेस हम्म, होती ही नहीं है ज्यादातर केसेस में. वेरी रेयरली यू विल सी अ बॉन्ड बिटवीन अ फादर एंड सन. बिल्कुल That is the reason for it. So, universe has already designed it that way. बिल्कुल। और काउंसलिंग में आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी महिलाएं बाहर से तो बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं अपने आप को कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट अंदर से बहुत प्रेशर झेल रही होती है। तो आपको इसका जो असली जो आम जो स्ट्रगल है, जो मेन है, तो उसको कैसे आप क्या है उसका? इसका प्रॉब्लम पता है, आइडिया ऑफ परफेक्शन है मौसमी. मुझे ऐसा लगता है ना, लड़कियों को पता नहीं ऐसा क्यों प्रिटेंड करना है कि मेरी लाइफ में सब परफेक्ट है. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है. मुझे लगता है कोई प्रोग्रामिंग का इशू है, क्योंकि चाहे कितने भी घर में झगड़े हो रहे हो हस्बैंड वाइफ के, या सास ससुर ताने दे रहे हो, वो अपने घर में यही बताएगी सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब ब्यूटीफुल है. बाहर से मेकअप कर लेगी, अंदर से मर रही है, प्रिटेंड कर रही है सब अच्छा है. मुझे ये भी पता है कि सुबह शाम पिटने वाली डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार फीमेल्स भी करवा चौथ पे व्रत रख रही है, हाँ, पूरा तैयार लंबी होके. उम्र के लिए हाँ, पति का। पति चीटिंग कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, स्मोक कर रहा है, काम पे नहीं जा रहा, मार रहा है, घर पे खर्चा नहीं दे रहा है, फिर भी प्रिटेंड कर रही है सोसाइटी में दैट वी आर अ हैप्पी मैरिड कपल, बिकॉज उसको सोसाइटी में ये दिखाना है कि वी आर परफेक्ट. पता नहीं है और ये जो फेकनेस है जिसे कहते हैं हम साइकोलॉजी में इम्पोस्टर सिंड्रोम, उसकी वजह से ही इतनी अंदर दुखी रहती हैं. क्योंकि कम से कम अगर जो लोग प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, अगर वो सामने खुल के बात करें, अपनी फ्रेंड्स को ही बताएं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो आई थिंक ईजी हो जाएगी लाइफ. एक्सेप्टेंस नहीं करना चाहते कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती. सोसाइटी को सब परफेक्ट चाहिए, ये ऊपर से हंसती खेलती दुनिया चाहिए, मगर रियलिटी नहीं है ये. मैरिज में तो मैं यही कहती हूँ, हस्बैंड वाइफ को अगर सच में खुश रहना है, और आजकल की बदलती हुई सोसाइटी में जहाँ डिवोर्स रेट भी हाई है, अगर आपको एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीनी है, तो आपको ये लड़का लड़की वाला कॉन्सेप्ट खत्म करके फ्रेंडशिप वाला कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा. आपको वो दोस्ती रखनी पड़ेगी जहाँ पर सामने वाला खुल के अपनी बात बोल सके, और आप भी खुल के अपनी बात बोल सको. दोनों ही दोनों कैरेक्टर प्ले करें, हस्बैंड आके कुकिंग भी कर सके और वाइफ ऑफिस में जाके इक्वालिटी काम होना कर सके. चाहिए बिल्कुल, एकदम दोनों में। दोनों में वो एक दोस्ती होनी चाहिए, rather देन द ओल्ड माइंडसेट. अगर आपको डिवोर्स से बचना है, तो अगर हम अपना समय बदल गया है, अगर हम अपने आप को समय के साथ नहीं बदलेंगे और वाइफ से वो एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो मीठी मीठी बातें करे, हस्बैंड की सारी बात सुने, उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू ना हो, मैं गुस्सा हूं तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए, ये सब इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. नहीं चलेगा नहीं अभी। चलेगा, नहीं चलेगा. और कभी ना कभी वो बबल बर्स्ट होगा. आज जो बर्दाश्त कर रही है, कल वो बैग पैक करके चली जाएगी, और फिर बच्चों का क्या? इट इज द मोस्ट हार्मफुल फॉर द किड्स. तो आई थिंक सोसाइटी का माइंडसेट थोड़ा सा बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो फीमेल से ही स्टार्ट होगा. आप ये मत सोच रहे कि मेल्स अचानक बदल जाएंगे. यूनिवर्स भी जानता है कि पहले फीमेल फेमिनाइन एनर्जी पहले चेंज होती है, तभी मैस्कुलिन एनर्जी चेंज होती है. तो अगर आप भी अपने अंदर करुणा रख सकते हैं, तो थोड़ा सा आपके अंदर की करेज जो फादर से मिलता है ना, मैस्कुलिन एनर्जी, वो भी आप थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करें अपने अंदर की मैस्कुलिन लड़ने वाली. राइट. कहीं न कहीं आप बोल रहे थे ना, तो मैं खुद से रिलेट कर रही थी, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद से ऐसा मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बट कहीं न कहीं एंड ऑफ द डे मुझे महसूस होती है कि नहीं, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जितना मैं दिखाती हूँ। शायद मैं इसलिए दिखाती हूँ कि दुनिया मुझे ना सोचे कि तुम कमज़ोर हो। तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही थी आपके साथ। तो वही यही रीज़न है कि सोसाइटी क्या सोचते हैं। सोचती है, क्या एक्सपेक्ट करती है. कभी कभी हम उस सांचे में ढल जाते हैं जो सोसाइटी ने बनाया हमारे लिए. मुझे ऐसा लगता है कि सांचा सांचा बनाने की तो बात ही है, सांचे को उठा के फेंक दो. और मुझे लगता है कोई सांचा ही नहीं है ना, तो सारी लड़कियां यूनिक है. द रियलिटी इज दिस, कि हम सब बहुत ही यूनिक है. ऐसा नहीं कि सारी फीमेल्स हो तो सारी फीमेल सेम है. एक ही घर में अगर 3 फीमेल है, तीनों अलग पर्सनालिटी हैं, और तीनों यूनिक हैं, और तीनों उतनी ही अमेजिंग है.
एंड दे आर इनफ एग्जैक्टली द वे दे आर. किसी को काम बहुत अच्छा आता है, किसी को कढ़ाई बहुत अच्छी आती है, कोई कंप्यूटर में बहुत अच्छा है, सब अलग है. और किसी को खाना बनाने का शौक है ना, वो भी एक पर्सनालिटी है. किसी को फैशन का शौक है. तो मैं ये कहती हूँ कि क्यों हम एक ढांचा बनाएं और जबरदस्ती उसमें लड़कियों को घुसाने की कोशिश करें. जिसको नहीं शौक है फैशन का, उसको रहने दो ना, जैसा उसको पहनना है, जो पहनना है. जिसको कुकिंग का शौक है, उसको रहने दो ना किचन में, उसको जबरदस्ती नौकरी करने क्यों भेजना है. हमारे जमाने में लड़कियों को ऐसे तैयार करो, उसको सब कुछ आना चाहिए, ड्राइविंग भी, कुकिंग भी, झुकना भी, इतना सब टैलेंट भी देना है और फिर दबना भी सिखाना है. इट इज स्किल. बड़ों के सामने दबना, झुकना और कॉम्प्रोमाइज करने को स्किल मानते हैं. इट इज कंसिडर्ड अ स्किल. एंड आई और ये थिंक दैट्स द लड़कियों के साथ ही वर्स्ट. होते हैं। हाँ, दैट्स द वर्स्ट थिंग. आप अपनी जो बेटियों को सिखाओ, दैट इज द वर्स्ट थिंग एवर. It's a shame on a society where your daughters are taught how to compromise, how to adjust. No, 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 not at all. Not anymore, I think. और ये चीज़ हमने ज़्यादा देखा था जब कोविड और लॉकडाउन के टाइम ज़्यादातर महिलाएँ बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रगल झेला है। क्या आपको लगता है वो जो स्ट्रगल उन्होंने झेला है उसका असर आज तक उनके अंदर है? कोविड के टाइम में क्या हो गया था ना, सडनली जो चीजें हमने छुपा के रखी थी, दबा के रखी थी, या जिसको हम आम नॉर्मल लाइफ में हम भूल से गए थे, इग्नोर कर रहे थे. जैसे घर में प्रॉब्लम हुई, बाहर चले गए, बाहर से प्रॉब्लम हुई, घर आ गए. लेकिन जब आपको चार दीवारी में बंद कर दिया गया, तो आप फेस टू फेस आ गए अपने खुद की प्रॉब्लम्स के साथ. जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स थी, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, जो भी चीजें आप बर्दाश्त कर रहे थे, अब वो इतनी ज्यादा आपके और बढ़ सामने आ गया। गई, बढ़ गई, डबल ट्रिपल हो गई. तो अब आपका वो खत्म हो गया पेशेंस लेवल, राइट. अब आप उस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर सकते. तो बहुत सारे लोगों का कोविड में बहुत फायदा हुआ, क्योंकि अपने साथ की वो जंग जीत गए. अलग हो गए बहुत हाँ, लोग, बहुत सारे अलग हो गए, बहुत सारे लड़के सुपर बन गए. मैंने पावरफुल कोविड हो में गए। बहुत पावरफुल लोग, मैं आई एम ऑल्सो आई थिंक वन ऑफ हुँ, दोस्त जिन्होंने कोविड में बहुत पावर जनरेट करी. क्योंकि जब आप अपने आप से लड़ के जीत जाते हो, तो फिर आप पावरफुल बन कोई हरा जाते हो. नहीं सकता। और अगर आप हार जाते हो, अगर आप उस बैटल में हार जाते हो, कि आप अपने प्रॉब्लम के सामने तो आ गए मगर आप प्रॉब्लम से आगे झुक गए, हुँ, तो फिर वो लाइफ बहुत ही पेनफुल हो जाती है. कोविड में बहुत सारे लोग सुसाइडल हो गए थे, बहुत सारे सुसाइड रेट भी बहुत हाई हो गया था. हुँ। और इनफैक्ट उसके बाद भी बहुत लोगों का जीवन नेगेटिव ही चला. तो ये तो डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे, या तो आप लड़ना सीखो या झुकना बिल्कुल। सीखो. सो ऐसा ही है बस. लाइफ इज ऑल अबाउट दैट. तो आज आप आने वाले जो 5 या 10 सालों में जो महिलाओं के मेंटल हेल्थ और एम्पावरमेंट है, उसमें किस टाइप का बदलाव देखना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है हाई इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू मेंटल हेल्थ. ओके, जी। नॉट ओनली मेंटल हेल्थ, मैं कहूँगी मेंटल इंटेलिजेंस के अपार्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ. हम इन सबको अलग अलग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली इन सब पे अलग अलग काम करना पड़ता है. आप सिर्फ जिम जाके अपनी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं कर सकते, हुँ, सिर्फ ब्रेन पजल सॉल्व करके आप इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं कर सकते, और सिर्फ बातचीत करके आप अपना मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हुँ, कर सकते. ये तीनों अलग अलग चीजें हैं. और सिमिलरली स्पिरिचुअल हेल्थ भी, इन सब पे, सबके ऊपर अलग से ध्यान देना पड़ेगा. ये 5 कैटेगरीज ऑफ हेल्थ जो है, इस पे इंडिविजुअल अटेंशन देना पड़ेगा, और नॉट ओनली दैट, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा इसको. हुँ, सबसे पहले अपने आप को ठीक करना इसलिए जरूरी है, जैसे एयरप्लेन में बोलते हैं ना, ऑक्सीजन मास्क पहले खुद हुँ, लगाइए फिर दूसरों को दीजिए. क्योंकि चाहे कोई भी फैमिली हो, चाहे जिसमें हेड ऑफ द फैमिली इज अ गाय, एक मैन है, लेकिन सेंटर ऑफ द फैमिली इज ऑलवेज द फीमेल. हाँ, ये मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ कि किसी को शायद पता नहीं है कि घर का क्वीन हमेशा फीमेल ही होती है. हुँ, और लड़कों को लगता है कि उनके हिसाब से जिंदगी चल रही है. आप किसी के घर में भी देख लो, मम्मियाँ सेंटर होती है, हाँ। सेंटर ऑफ द हाउस, सेंटर ऑफ द यूनिट, फैमिली रीत यूनिट जो इज होती है घर ऑलवेज के फीमेल. हाँ, महिलाएँ होती और हैं। वो एक दिन चले जाएं तो पूरा घर हिल जाता है. ठीक है. सो बिकॉज आप सेंटर हो, अगर आप हेल्दी हो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली, आपका पूरा घर हेल्दी रहेगा. और ये छोटे छोटे घर, फैमिली यूनिट से पूरा देश बना हुआ है. तो अगर एक देश में हेल्दी फैमिली यूनिट्स होंगे, आई थिंक वी विल बी ग्रेट. हुँ, अगर अनहेल्दी फैमिली यूनिट्स होंगे, जहां पर सेंटर ऑफ द फैमिली में ही परेशान है, हुँ, बीमार है, सिक है, कंप्रेस्ड है, तो फिर एक बीमार फैमिली यूनिट बनेगा. And that's why the loneliness and psychological problems, because the females are not happy. हुँ, किसी भी घर में अगर फीमेल्स खुश नहीं है, तो वो घर खुश नहीं रह नहीं होता सकता. है। That is impossible.
बिल्कुल। और ये बात शायद किसी को समझ नहीं आती, कितना इम्पोर्टेंट है एक फीमेल को खुश रखना घर में। आपकी सबका जो ध्यान रख रहा है, उसका ध्यान कोई नहीं रख रहा, वो खुद भी नहीं रख रही है। खुद भी नहीं रखते हैं, एंड आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल। अब बहुत टाइम ऐसे होते हैं कि महिलाएँ बहुत खुद को कमज़ोर और अकेला महसूस करते हैं, तो उस टाइम आप कैसे उनको मोटिवेट या गाइड करते हो कि वो थोड़ा बेहतर महसूस करें? तो जो लोग वीक फील करें, वीक मोमेंट्स हुँ, पे, उनको यही एक ही वर्ड बोलती हूँ कि तुम वीक नहीं हो, तुम बस थक गए हो। हुँ, यू आर टायर्ड। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर ऑलवेज टायर्ड, बिल्कुल। क्योंकि ना वो मल्टीविटामिन लेते हैं, ना वो रेस्ट लेती है, और सब कुछ अपने ऊपर ले लेती है। सबकी इमोशनल प्रॉब्लम, सबकी फिजिकल प्रॉब्लम, हुँ, सबकी मेंटल प्रॉब्लम सब अपने ऊपर ले लेती है। मैं बोलती हूँ रेस्ट लेना गिल्ट की चीज नहीं है। टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, हुँ, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। जो भी डिजायर आ रहा है ना, उसको एड्रेस करो। अगर कोई ड्रेस लेने का डिजायर है, कुछ खाने का डिजायर हुँ, है, अपने लिए कुछ बना के खाने का मन है, तो भी नहीं करती फीमेल्स। हाँ, अपने के लिए कुछ कोई चीज उसको चाहिए, जरूरी है, उसके लिए नहीं लेती वो। तो ये सारी डिजायर्स को मार के आप अनहेल्दी लाइफ जी रहे हो। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत थक गए हो या परेशान हो, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। टू ऑल द फीमेल्स, टेक अ ब्रेक, यू आर जस्ट टायर्ड। और 2-3 दिन का ब्रेक लो, रीजुविनेट योरसेल्फ, डू थिंग्स दैट यू लव। अपने आप को पैम्पर करो, और फिर देखो कैसे निकल के खिल के आते हो आप। बिल्कुल। तो वो जरूरी है, आई थिंक। क्योंकि लड़कियों का कोई संडे भी नहीं होता ना। हाँ, हाँ, देर इज नो संडे। घर में काम घर करना में होता है। काम कर रहे हैं, अगर उस आप ऑफिस मुझे भी तो जा लगता रहे है हैं तो भी संडे सैटरडे संडे में बिजी और है। ज़्यादा देर इज बिज़ी नो रहते हैं। ब्रेक। एंड आई थिंक यू शुड डेडिकेटली टेक अ ब्रेक। हाँ, आई थिंक मुझे लगता है लड़कियां इसको अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, टेकिंग अ ब्रेक को। इट हुँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट विल कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ। मतलब मेरा तो फिक्स्ड है, फॉर एवरी मंथ, फॉर 3 days आई डू अ कंप्लीट डिटॉक्स, हुँ, जिसमें आई स्विच ऑफ माई मोबाइल फोन, स्विच ऑफ माई लैपटॉप, कोई कॉल्स नहीं लेती, कोई फैमिली मेंबर्स के साथ भी नहीं। हुँ, इट इज ओनली माई टाइम, मी टाइम। एंड आई विल डू थिंग्स माई वे। आई विल रीड माई बुक्स, जो बहुत पेंडिंग बुक्स हैं, हुँ, जो मेरा करने का मन है। कुछ भी करने का मन नहीं है तो कुछ भी नहीं करूंगी मैं, बट आई विल टेक अ ब्रेक once a month for 3 days। आप डिसाइड कर लो कब करना है। बिल्कुल। You should take a break and have a appointment with yourself. Talk to yourself. हुँ, बैठ के सिर्फ अपने आप से बात करो। और लड़कों को बड़ा अजीब लगता है कि लड़कियां आपस में अब खुद ही अकेले बड़बड़ाती रहती हैं, हुँ, पर इट इज अ हीलिंग, इट्स अ थेरेपी फॉर women, that they talk to themselves. I think they should do that. बिल्कुल। Keep doing that. आपने ज़िक्र किया था कि आप सुसाइड केसेस के साथ-साथ एसिड अटैक सर्वाइवर की भी जो सॉरी, हम्म ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। हम्म। Reframe. नहीं, देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं-कहीं ना अटक जाती है। हम्म कोई नहीं, स्टार्ट हम्म करते हैं। मिताली जी, आपने अभी ज़िक्र किया था कि आप सुसाइड केसेस के हम्म। साथ-साथ एसिड अटैक सर्वाइवर की भी मैं सॉरी, उधर से करूँ? जहाँ से मैं अटक जा रही हूँ। हाँ, वहीं से करो, हाँ। हाँ। आप सुसाइड केसेस के साथ-साथ एसिड अटैक सर्वाइवर की काउंसलिंग भी करती है। तो जो महिलाएँ बहुत ज़्यादा दर्द और ट्रॉमा से गुज़र रही होती है, तो क्या कोई ऐसा केस या कोई ऐसा लड़की जिसकी कहानी ने आपको बहुत अंदर तक छू लिया या कुछ ऐसा जो आज भी आपको याद है? और उस काउंसलिंग सेशन ने आपको कैसे मतलब आपकी ज़िंदगी या आपको क्या सीख दिया? एक केस था, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। नॉर्मली मैं उसके बारे में बात नहीं करती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो जाता है कई बार। दिस वाज अ केस, वो लड़की हॉस्पिटल में थी। इट वाज जस्ट अ रिसेंटली हैपेंड। जो उसके 3 दिन हॉस्पिटल में हो गए थे, तो मुझे बुलाया गया था फॉर हर काउंसलिंग, बिकॉज इट वाज सच अ पेनफुल इंसिडेंट। बहुत यंग लड़की थी, आई थिंक 14-15, और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, सिंगिंग में, डांसिंग में, पढ़ाई में, दिखने में, फुल ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं। मतलब उसकी फोटो अभी मैं देखती हूँ तो ऐसा, इट इज़ हार्ट रेंचिंग पेन दैट आई फील, कि ऐसा लगता है कि व्हाट इज दिस इज सो अनफेयर। लेकिन मैंने सोचा था कि जब मैं गई थी काउंसलिंग की, मैं इसको बचाऊंगी, मैं निकालूंगी इसको इस मेंटल ट्रॉमा से। एटलीस्ट मैं इसको वहां पर ले आऊंगी जहां पर ये अपनी लाइफ को वैसे ही उसी टैलेंट, क्योंकि उसका टैलेंट कोई खत्म नहीं कर सकता। उसका सिंगिंग, डांसिंग, उसका जो उसके अंदर की वो अलाइवनेस थी, वो कोई नहीं खत्म कर सकता। कोई एक छोटी सी बॉटल नहीं खत्म कर सकती, कोई उसका जज्बा नहीं तोड़ सकता। और मैं फुल सपोर्ट करूंगी, और मैं उसी जज्बे के साथ उसकी काउंसलिंग करने गई थी। और 20 दिन तक
काउंसलिंग कर रहे थे और इतनी हिम्मती लड़की, मतलब वैसी कोई लड़की नहीं देखी मैंने आज तक जो इतनी तकलीफ, फिजिकल पेन में थी वो, इतने पेन किलर्स पे थी वो कि वो पूरा ठीक से सेंटेंस भी नहीं बोल पा रही थी, लेकिन जितना भी बोलती थी उसमें उसकी हिम्मत झलकती थी। उसने 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 मुझे बोला था कि मैम बस थोड़े ही दिन में मैं खड़ी हो जाऊंगी। और फिर मैं उसको कोई आइसक्रीम पार्लर की बात बता रही थी कि यहाँ बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है, फिर हम दोनों चलेंगे। एंड यू नो शी वाज टॉकिंग अबाउट दैट एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट स्कूल का एक फंक्शन होने वाला है, उसके बारे में बात करती थी। शी वाज फुल ऑफ लाइफ, शी वाज रेडी टू लिव हर लाइफ। पर 1 महीने के ऊपर थोड़े से दिन हुए थे जब उसका फिजिकल इंजरी इतना ज़्यादा था that she could not survive and she died. And I think that really hurt me कि हम mentally अगर किसी को वहाँ से निकाल भी ले, physically मैं नहीं बचा पाई उसको, वो मेरे हाथ के बाहर था। I think that incident it is so unfair कि कुछ लोग जब आपका ईगो नहीं तोड़ पाते तो आपको फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये एक हमारी सोसाइटी का कैंसर जैसा है। ये थॉट प्रोसेस कि अगर मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो इसकी शक्ल बिगाड़ दूं, क्योंकि उनको लगता है कि लड़कियों का तो एक ही काम है सुंदर दिखना, और तो आइडेंटिटी। कुछ है ही नहीं इनके अंदर आइडेंटिटी, तो इसकी सुंदरता ले लूंगा मैं तो इसकी आइडेंटिटी खत्म कर दूंगा। ये वाला जो थॉट प्रोसेस, इट्स अ कैंसर इन द सोसाइटी एंड आई थिंक वो थोड़ा सा मुझे अंदर तक हिला गया आई था। थिंक इसी को बदलने की टाइम आ गया। बहुत बहुत ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है विथ योर फाउंडेशन एंड द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग, आई थिंक वी आर मेकिंग स्मॉल चेंजेस, वन पर्सन एट अ टाइम। वी आर चेंजिंग दैट माइंडसेट कि यू कैन नॉट ब्रेक अस, यू कैन ट्राई बट यू कैन नॉट। बट या कुछ लॉसेस तो हैं उसमें हुए। आई थिंक यही एक केस था जो मुझे बहुत चुभ गया दिल में और बहुत याद रह गया। और जो भी ऑडियंस हमको सुन रही है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी यंग जनरेशन है, जो बहुत छोटी-छोटी चीज़ में हिम्मत हार जाती है और बहुत सारा ऐसे केसेस है, बहुत यंग है, तो आप क्या उनको बताना चाहेंगे? So, to all the people who are watching this podcast, especially young girls, I would like to say that एक बात याद रखना कि कुछ भी हो जाए ना तो कुछ नहीं होता। There is no big deal if you suffer a loss or a heartbreak or a divorce or you fail at something. That's fine. I think failure से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. The only thing that success gives you is a small time of happiness. बाकी फेलियर तो आपको जिंदगी भर लेसन देता है, तो फेलियर से डरना नहीं है। सबसे ज्यादा ग्रोथ पेन के दौरान होती है। जितना ज्यादा आपने पेन बर्दाश्त कर लिया और उससे उभर के निकल आए, उसी में आपकी ग्रोथ होती है। दैट इज द ट्रू सेंस ऑफ ग्रोथ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम एज अ वुमेन, इट इज आर नॉट ओनली आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज आवर सेल्व्स, बट हमारे चेंज होने से पूरा इंडिया चेंज होता है, पूरा वर्ल्ड चेंज होता है। और आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ। यूनिवर्स इज गाइडिंग अस। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड फॉलो योर हार्ट। तो मिताली जी, ये हमारा पहला सेगमेंट खत्म हुआ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे और ये बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। मेरे हाथ में कुछ कार्ड्स है, उसमें जो टॉपिक है उसको देख के आपको जो पहला थॉट्स आती है या जो भी आपको शेयर करने का मन करे, आप कर सकते हो विदिन 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, ओके, बिल्कुल। आई एम एक्साइटेड। आर यू रेडी? हाँ, रेडी। हमारे ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड है। तो ये Travel stories, okay. So travel stories में I went to a place in Himachal called McLeodganj, जहाँ पर मैं 21 दिन एक्चुअली एक मोनास्ट्री में रुकी थी। और आई थिंक दैट वाज लाइफ चेंजिंग फॉर मी। बुद्धिज्म सीख रही थी मैं उस समय, और वहाँ पर साइलेंट रिट्रीट था, तो आप 21 दिन बात नहीं कर सकते, फोन नहीं देख सकते, एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आई थिंक दैट वाज माय लवलीएस्ट ट्रैवल स्टोरी। आई थिंक सो। मैंने एक वेब सीरीज था असुर, उसमें मैंने देखा था ऐसा ही कुछ सीन। जी, It is a fantastic place. I think you should go as well. बिल्कुल। It's amazing. मेरे को तो वैसे घूमना बहुत पसंद है। Plus वहाँ कोई there is no fees as such. वहाँ पर आप सेवा कर सकते हैं वॉलंटियर की तरह। आप ऑब्वियसली काम करवाते हैं, वो बर्तन धुलवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, क्योंकि मोनास्ट्री है। तो वहाँ पर बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस यू विल गो थ्रू। अमेजिंग। बिल्कुल अलग ही दुनिया है। हाँ, ट्रैवल से आई थिंक मुझे लगता है लाइफ चेंज होती ही होती है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। और ये तो है ही बेहतरीन जगह। दलाई लामा का सेंटर है वहाँ पर, तो यू शुड विजिट इट फॉर श्योर।
ये मी टाइम। मी टाइम, माय मी टाइम, ओके। सो आई लव चाय, मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, और एक बुक। हम्म, मैं इंसेंस जलाती हूँ, चाय लेती हूँ, और एक बुक। अभी राइट नाउ आई एम रीडिंग अ बुक, मैं सोच रही हूँ उसका नाम अभी शेयर ना करूँ, बट वंस आई रीड फिनिश दैट बुक एंड आई लव इट, देन आई विल रिव्यू बिल्कुल। इट। इट इज़ अबाउट अ कर्मा से रिलेटेड बुक है। ऑब्वियसली आई लव अकल्ट साइंसेज और कर्मा गाइड, ये सब मैं बहुत पढ़ती हूँ, एंड आई लव रीडिंग बुक्स, तो वो मेरा मी टाइम है। बिल्कुल। पर्पस। Purpose of life, my purpose of life is to make India a suicide free country. That's the only purpose of my life. बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बस। बहुत इंटरेस्टिंग है। Marriage. So I'm married, happily married, and like I said, me and my husband are best of friends. मुझे लगता कि हम दोनों ही अपना पर्पस फॉलो कर रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे को फुल सपोर्ट दे रहे हैं। किसी का भी पर्पस बड़ा या छोटा नहीं है, और हम दोनों ही बहुत पैशनेट हैं, और आई थिंक अगर उनका प्रेजेंस नहीं होता तो मुझे भी वो इतनी हिम्मत नहीं रहती इन माई पर्पस ऑफ लाइफ। यू नीड अ सपोर्टिव पार्टनर, एंड आई थिंक बिल्कुल, मैरिज इज लाइक दैट फॉर मी। बहुत ज़रूरी है। चाइल्डहुड। चल। मैं बहुत बड़ा क्रेडिट अपने फादर और मदर को देती हूँ अपनी एक बहुत ही बेहतरीन चाइल्डहुड के लिए। पापा बीइंग अ फेमिनिस्ट, एंड माई मदर बीइंग द कॉन्स्टेंट सेंटर ऑफ कंपैशन। जो सुसाइड फ्री इंडिया में जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो जो कंपैशन वाला एंगल है वो मम्मी से आता है, और जो फेमिनिज्म वाला स्ट्रॉन्ग वाला है वो पापा से आता है। सो आई थिंक चाइल्डहुड को तो सब कुछ निछावर है, एवरीथिंग इज दैट। कॉलेज लाइफ। College life, okay. So I was very popular in college, and I think college में एक चीज सीखने को मिलता है ना, एक सेंस ऑफ कंपटीशन जो रहता है। कभी कभी सेंस ऑफ कंपटीशन बहुत पॉजिटिव होता है। आई थिंक हम कॉम्पीट करके लाइफ में बहुत आगे निकलते हैं, एंड यू नो आई लव माई कॉलेज फ्रेंड्स, आई एम स्टिल इन टच। 18 years 20 years ऑफ फ्रेंडशिप इज स्टिल देयर। मुझे लगता है वो लोग आपको वर्स्ट पे देख चुके हैं ना, तो उनके साथ एक अलग ही गहरी दोस्ती रहती है। सो दैट्स बिल्कुल। फैंटास्टिक। रेड फ्लैग्स, ओके फॉर मी। अच्छा, रेड फ्लैग्स, मुझे वो लोग कंजूस लोग बहुत रेड फ्लैग लगते हैं जो लोग बहुत कंजूस होते हैं ना, पैसे के मामले में बड़े चिंदी चोर होते हैं, आई फील दे आर रेड फ्लैग्स। एंड दूसरे लोग जो प्रिटेंड करते हैं ना, यू नो दे आर समथिंग एल्स बट दे प्रिटेंड समथिंग एल्स, मुझे बिल्कुल आई जस्ट कांट हैंडल देम। सो दोज आर रेड फ्लैग्स। लव, आई थिंक लव शुड बी द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि आपको प्यार सिर्फ अपने पार्टनर से या बच्चे से या दोस्त के साथ होता है, नहीं। मुझे लगता है अपने काम के साथ भी एक प्यार होता है, अपने आप के साथ भी एक प्यार होता है, अपने घर के साथ भी एक प्यार होता है। आई थिंक मुझे लगता है अगर हर चीज में आप थोड़ा सा प्यार का तड़का लगाएं तो वो चीज बेहतरीन हो जाती है, और मुझे लगता है दैट्स हाउ यू शुड लिव योर लाइफ। बिल्कुल। Craziest adventure, okay. So I did paragliding in बीर बिलिंग, बहुत फेमस जगह है, वन ऑफ द हेरिटेज साइट्स। और वहाँ पर बहुत ही ऊंचाई से हम वो कर रहे थे, एंड इट वाज क्वाइट डेंजरस, एंड आई वाज सो कंफर्टेबल कि जो मेरा वो पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर था वो कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस हो गया। सो वी डिड अ लॉट ऑफ एडवेंचर दैट टाइम। आई थिंक दैट वाज माय क्रेजीस्ट एडवेंचर। बहुत मजा है, मुझे भी करनी है। यू मस्ट। बिल्कुल। फ्रेंडशिप, ओके। फीमेल फ्रेंडशिप फॉर मी आई थिंक इज द बिगेस्ट थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि घर के बाद कोई घर होता है ना, तो वो दोस्तों के बीच में होता है, और वहां पर आप अपनी सारी छोटे छोटे राज, छोटे छोटे दर्द, छोटी तकलीफें आप फेंक सकते हैं, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग समझेंगे। तो दोस्तियां तो बहुत ज़रूरी है, और अगर ये दोस्ती ट्रांसलेट हो जाती है कि आप अटैचमेंट भी हो जाता है, आप उनको, वो एक फैमिली की तरह होते हैं। सो आई थिंक फीमेल फ्रेंडशिप स्पेशली लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इट, 10 times more importance than male friendships. बिल्कुल। Gen Z. I love Gen Z. Lot of people say negative things about Gen Z, but I love Gen Z because इकलौती यही जनरेशन है जिनकी खुद की लैंग्वेज है, जिनकी खुद की ओपिनियन है, एंड जस्ट बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने किया हम भी ये करेंगे, ये वाला माइंडसेट नहीं है। हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे, हम अपनी लाइफ खुद जिएंगे, अपने इमोशंस के बारे में बात करेंगे। आपको सुनना है तो सुनो, आपको नहीं समझ आ रहा तो आपकी प्रॉब्लम है, वी डोंट गिव अ शिट। सो दैट इज जेन ज़ी फॉर मी। बिल्कुल। Unpopular opinion you believe, okay. Unpopular, okay. I believe that there should be no love in marriage, but there should be true friendship in marriage. So this is what I believe. बहुत अच्छी बात। आदर्श बहू। आदर्श बहू, आदर्श बहू वो होती है जो सबको टाइट रखे।
सबको टाइट रखे, खुद को खुश रखे और उतना ही करे जितना ज़रूरी है, नॉट ओवर गिविंग और ओवर डूइंग ऑफ हुँ। एनीथिंग। दैट इज़ आदर्श बहू। फन एम्बैरेसिंग लाइफ इंसिडेंट्स, ओके। एम्बैरेसिंग, ओके। एम्बैरेसिंग लाइफ इंसिडेंट तो यही होगा कि स्टेज पे एक बार मैं चढ़ते चढ़ते गिर गई थी एंड आई वाज गिविंग अ टॉक ऑन सुसाइड प्रिवेंशन ओनली एंड आई वाज अमंग 500 स्टूडेंट्स, हुँ। 500 students, and I fell flat on my face. But I think the good thing is everybody was there and उसने बोला कि मैम आप तुरंत गिर के उड़ गए और आपने पूरी स्पीच दी, आपको हुँ। तकलीफ नहीं हुई। तो मैंने बोला यही तो मेरा लेसन था, दैट वाज माय लेसन नंबर 1, दैट यू गेट अप, हुँ। you obviously fall down in life but you get up and you do what exactly you're supposed to do. एग्ज़ाम्पल हो गया Yeah, so I एक। think that talk was so personal and so fantastic. I think life also taught me a lesson that day. बिल्कुल। First crush, okay, first crush was in school, 8th standard. He later became my best friend. और फिर वो क्रश फ्रश सब खत्म हो जाता है, आप you're friends for life. And he knows, my husband also knows about him. And I think वो बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस होता है। ओके, पड़ोस वाली आंटी। हाँ, तो पड़ोस वाली आंटीज़ जो थी, वो हमेशा मुझे जज करती थी फॉर माय लुक्स ऑल द टाइम, यू नो, कि इस कैसे ये मैनेज करेगी, अपनी हुँ। शादी-वादी कैसे होगी इसकी। आई थिंक उन्हीं के नेगेटिव इमोशन की वजह से नेगेटिव मोटिवेशन मुझे मिला टू बिकम समथिंग इन लाइफ। हुँ। सो आई विल गिव लॉट ऑफ लव एंड क्रेडिट टू हर। बिल्कुल। Trends you love or hate, okay, the trends that I love the trend of ये जो एक ट्रेंड आया इंस्टाग्राम पे वेयर आपका you're talking to your हुँ। childhood self, आपका बड़ा वर्जन और हाँ, चाइल्डहुड वर्जन आपस में बात कर, आई थिंक दैट इज फैंटास्टिक, आई लव दैट। बिल्कुल। ऑब्वियसली सॉन्ग्स आते जाते रहते हैं पर ये वाला मुझे बहुत प्यारा बचपन से लगा। हम मिल नहीं पाते कभी। हाँ हाँ, वो बड़ा हुँ। प्यारा लगा मुझे एंड आई लव दैट। मिताली जी बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके और ऐसे पता नहीं चला 1 घंटे से ऊपर हमने बात कर लिया और मैंने मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता था, जो कि बहुत ज़रूरी है और मेरे साथ-साथ जो भी हमको देख रहा है, जो भी ऑडियंस है हमारा, तो मुझे लगता है उनको भी बहुत कुछ सीखने को लिए मिला और बहुत मोटिवेशनल रहा उनके लिए। तो थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mohmi, for being so nice and making it so comfortable for me. Thank you so much for थैंक यू। inviting me. Thank you so much.